हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट लेते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं। और क्योंकि मैंने 1 महीने तक डेली व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, पर मेरे पास हर एक दिन फ्री होता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ तो जिस दिन मैं व्लॉगिंग करता हूँ उस दिन मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा बिजी रहता है कि ठीक है, जिम गया, उसको शूट किया, फिर शाम को उसको एडिट करना रहता है, पढ़ाई रहता है, सब कुछ सेल्फ स्टडी, जो दो वो दिन बिजी जाता है। बट जिस दिन मैं व्लॉग नहीं करता हूँ उस दिन मेरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हो जाता है। मेरा पूरे दिन फ्री रहता है। तो सुबह को मैं उठता हूँ, नॉर्मली पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, सेल्फ स्टडी, फिर उसके बाद जिम जाता हूँ, जिम से घर आता हूँ, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं रहता है। बिकॉज मेरा सब जो है भाई यही है, क्योंकि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और मुझे ना एक चीज़ जब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा कंफर्ट जोन की तरफ जा रहा है, तब उस टाइम पे मैं थोड़ा सा भड़क जाता हूँ। बिकॉज भाई मुझे लिटरली अंदर से कंफर्ट जोन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता भाई। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, दिमाग पूरा गर्म हो जाता है जब भी शूट करने के लिए निकलता हूँ। मेरा पीछे देखो, ये देखो भाई, बारिश हो चुका है स्टार्ट। इतने टाइम तक वेदर पूरा ठीक था भाई, धूप पूरा एकदम, आसमान में पूरा धूप था, और अभी आसमान देखो। ये वेदर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है भाई। ये देखो, काम के टाइम पे ऐसा बारिश आ जाता है ना भाई। ऊपर से मैं यहाँ पर अपना ट्राइपॉड वगैरह लगाकर शूट कर रहा था, तो मैं देख सकता हूँ मैं उतना अच्छे एरिया में खड़ा भी नहीं हूँ। जस्ट ऊपर मेरे पेड़ है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सेफ हूँ, मेरा उतना पानी नहीं पड़ रहा है। बाकी भाई कैमरा का सेफ्टी फर्स्ट, तो कैमरा जल्दी से बैग के अंदर, सेफ्टी फर्स्ट माय ब्रदर। तो करेंटली भाई मैं पूरा भीग चुका हूँ। ये देखो, मेरा पूरा सर भीग चुका है, पानी पानी हो चुका है। बिकॉज मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं ज़्यादा सेफ जगह पे था ही नहीं, ऊपर जस्ट एक पेड़ के नीचे था। तो मेरा तो जो बैग है, बैग के अंदर मैंने कैमरा को इन करके, उसके बाद मेरा बैग के अंदर रेन कवर था मेरे बैग का, तो उससे मैंने बैग को कवर कर लिया और कैमरा को बचा लिया। बट मैं भीग गया, तो अभी मैं प्लान थोड़ा सा कैंसिल कर रहा हूँ। वैसे तो मैं रेडी फेडी होके पूरा निकला था भाई जिम जाने के लिए, पर अभी यहाँ पर भीग चुका हूँ। तो प्लान बी भाई इससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं अभी क्या करने वाला था, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद डायरेक्ट जिम जाने वाला था। और क्योंकि कोइंसिडेंटली नेचर ने मुझे भिगो दिया, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से जिम तो नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज मेरे हेयर्स, कपड़े वगैरह भीग चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जिम तो नहीं जा पाएंगे, यहाँ से मुझे डायरेक्ट घर ही जाना पड़ेगा, और घर जाके मुझे नहाना ही पड़ेगा फिर। और मे भी मुझे दोपहर को 3-4 बजे अगेन जिम जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी 12:30 बज रहे हैं। और क्योंकि अब मैं यहाँ पर भीग चुका हूँ, तो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है कि क्योंकि नेचर ने मुझे भिगाया है, तो थोड़ा सा नेचर्स के साथ और एक्सप्लोर करके जाते हैं। आई डोंट नो आप लोग दिख रहे होंगे या फिर नहीं, पर मेरे पीछे गंगा जी का पानी आज थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक चढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा प्लान बना रहा हूँ कि घर जाके नहाने से बेटर है मैं डायरेक्ट यहाँ से नहा के फिर घर जाता हूँ, और फिर दोपहर का लंच वगैरह लेके आराम से दोपहर को 3-4 बजे मैं जिम जाता हूँ। अच्छा प्लान है ना? मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। वहाँ पर नीचे देखो, वैसे तो नॉर्मली पानी वहाँ नीचे तक रहता है, बट आज थोड़ा ऊपर तक पानी आया है, तो कुछ कुछ लोग नहा भी रहे हैं। तो मैंने सोचा नहाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर नहाने के लिए मेजरली मेरे पास 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1 कि मैंने कोई भी टॉवल या फिर पोंछने वाला नहाने के बाद कुछ नहीं लाया, तो वो नहीं है मेरे पास। और यही बेसिकली यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सल्यूशन करने के लिए मैंने अभी अभी मेरा एक दोस्त को कॉल किया कि वो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर आके नहाता रहता है। तो मैंने बोला कि आज थोड़ा पानी ऊपर तक आया है, तो क्या तू मेरे साथ आके नहाएगा? तो उसने बोला हाँ। तो मैंने उनको बोला कि तेरा टॉवल लेके आ, उससे मैं पूछ लूँगा। बस वो आ रहा है और हम लोग नहाएंगे। वो देखो भाई आ गया है, ठीक है। और अभी हम लोग नहाएंगे, मैं और ये ऋषभ, ठीक है। ये मेरा किस टाइप का फ्रेंड है, जिम में तो आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, बिकॉज ये मेरे साथ फ्लिप्स करता है, और बहुत दिनों से बेसिकली फ्लिप का प्रैक्टिस बंद है। हाँ, जब भी सोचते हैं कि फ्लिप का प्रैक्टिस में जाएंगे तभी ऐसा बारिश हो जाता है और माठ भीग जाता है और हम लोग का प्रैक्टिस नहीं होता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा यहाँ में रहता है पास में, तो नहाते चलते हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा सब बैग में ढुकाते हैं एंड चलो। अभी मुझे पूरा एकदम, मैं शू में आया हूँ, शूज़ है तो सबको खोलना पड़ेगा, सॉक्स भी है अंदर उसको भी खोलना है। ये पूरा अच्छे से खुल के जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे
शूज भी भाई थोड़ा सा गंदा हो चुका है बिकॉज पानी में भीग गया है। पैंट वगैरह सब कुछ खोल के बैग के अंदर रखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं। तेरा बस इसको यहाँ पे पहले रखते हैं। बल्क बॉडी है। हम लोग आ चुके हैं पानी में और अभी जाएंगे यहाँ से। चलो उतरते हैं। ऋषभ ऑलरेडी उतर चुका है। फिलहाल हम दोनों हैं पूरा पानी के ऊपर। थोड़ा सा रिस्क लेके हम लोग आ चुके हैं, कैमरा को पानी के ऊपर लेके मस्ती कर रहे हैं भाई। यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा स्विमिंग कर रहे हैं। और जो मैंने नोटिस किया है कि मेरा स्विमिंग के अंदर स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप कितने भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर लो, चाहे आप रनिंग कर लो, जिम कर लो या फिर फ्लिप्स कर लो, कुछ भी कर लो, स्विमिंग में जो स्टैमिना लगता है वो किसी और स्पोर्ट्स में आपको कंपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज आप भले ही रोड पे 10 किलोमीटर भाग सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 200-300 मीटर भी अगर आप स्विमिंग करोगे ना, आपका भाई ऐसे हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। और मेरा तो स्विमिंग का स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं स्विमिंग ज़्यादा करता नहीं हूँ। तेरा स्टेमिना थोड़ा ज़्यादा है, उतना नहीं है। स्विमिंग का स्टेमिना अलग ही होता है, ठीक है। अभी हम जस्ट थोड़ा सा पता नहीं 100 मीटर भी नहीं हुए, 50 मीटर गए थे और 50 मीटर जाके फिर वापस आने में हम लोगों का, मेरा तो एटलीस्ट भाई हाल ख़राब हो चुका है, फट चुका है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। यस, अभी स्विमिंग जाएंगे। चल थोड़ा सा कूद जा। यस, तो भाई चले गए हैं। मैं भी जाऊँगा 2-3 बार और ऐसे राउंड लगाऊँगा स्विमिंग के। बाकी आप लोग मेरा पीछे का व्यू एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। वो देखो ऋषभ वहाँ पर चले गया है। व्यू देखो भाई, जस्ट व्यू देखो। मैं क्या करने वाला था, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके डायरेक्ट मैं जिम जाने वाला था, बट थोड़ा सा कोई नहीं, नेचर ने मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा दिया। भीग गए इसीलिए ये आइडिया आया कि क्योंकि भीग ही गए हैं तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर घर जाते हैं शाम को। क्या ही हो जाएगा, बहुत दिन से नहीं नहाया था। आज बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आ गया भाई। और ऊपर से मेरे व्लॉग्स भी बन गए। कैमरा ज़्यादा हिलाना मत, ठीक है। रुक जा। बैकग्राउंड वाइब अच्छा रहा है। हाँ, मैं शैडो आ रहा हूँ क्या? ना, ठीक ठाक पूरा। आज भाई कंडीशन चेक यही पर ही हो गया। आज जिम में कंडीशन चेक नहीं करेंगे, यही पर कर लेंगे पूरा। साइड चेस्ट दादा इस खूबसूरत वेदर के साथ नेचर के साथ पोजिंग करना, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्स आता है। यही ठीक है। आज जिम में पोजिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा। और कुछ बाकी है क्या? ट्राई टू बी ऑथेंटिक। थोड़ा सा एक और बार तैर के आते हैं। और पानी का बहाव इसी साइड है। मैं अगर इस साइड से जाता हूँ तो भाई उस साइड पे निकल सकता हूँ, तो थोड़ा सा इसी साइड से जाऊँगा। बिकॉज यहाँ से जाऊँगा तो पानी का बहाव इस साइड से होगा और मैं यहाँ जाके उठ सकता हूँ। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, मेरे पास ज़्यादा अभी है नहीं स्टेमिना। अब लगाएंगे डूबने वाला, यहाँ से वहाँ तक पूरा डूब के आएंगे। बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है गाइस। भाई अभी घर पे आके पूरा फ्रेश होके मतलब एकदम ठीक ठाक हो गया। अब स्विमिंग करके बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो मैंने अपना लंच रेडी कर लिया है। जस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लंच कि मैं क्या खा रहा हूँ। यहाँ पर टोटल 500 ग्राम कुक्ड राइस
और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स है। लोग ना प्रोटीन में फोकस करते करते मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस करते करते लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भूल जाते हैं। तो ऐसे हरे पत्ते सब्ज़ी वगैरह हमेशा खाने चाहिए, और उसके साथ थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी एंड 2 अंडे फॉर प्रोटीन। मेरा बस ये सिंपल मतलब रहता है भाई, मेरा प्लेट बहुत सिंपल रहता है, ज़्यादा मैं ताम झाम नहीं करता, एक प्लेट को उतना सजाता हुआ जाता नहीं हूँ, जस्ट सिंपल खाता हूँ। और यहाँ पर मेरा दाल है। दाल लोग सोचते हैं कि इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, बट जब दाल ऐसे राइस अंडे के साथ मिक्स होता है तो 10 ग्राम प्लस प्रोटीन भी हो जाएगा, और 300 ग्राम कुक दाल है, और साथ में भाई दाल का और सबका एमिनो प्रोफाइल मिलके कंप्लीट एमिनो प्रोफाइल भी बन जाता है। तो पहले लंच करके उसके बाद बात करते हैं। शाम के 4:19 हो रहा है। मैंने दोपहर का लंच ऑलमोस्ट 2 बजे लिया था, तो अभी 2 ढाई घंटे हो रहे हैं। मेरे प्री वर्कआउट मील ही हो गया, तो वो बहुत हेवी मील था, तो 2 ढाई घंटे के अंदर आराम से डाइजेस्ट हो रहा है। एंड मैं अभी जाऊंगा जिम के लिए, तो प्री वर्कआउट मील भी एकदम करेक्ट टाइम पर हिट हुआ है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा 2 ढाई घंटे मतलब बाद ही का जिम का टाइम फिक्स किया। तो चलो अब हम जिम के लिए निकलते हैं, और मैं आप लोगों को डायरेक्ट जिम में मिलता हूँ। तो यार सबसे पहले तो मैं निकालूंगा अपना BMW, और उसके बाद हम अपने BMW से डायरेक्ट जाएंगे जिम। तो गाइज वेलकम बैक टू द जिम। तो आज हमारा बैक डे है, बैक एंड शोल्डर्स। पर मैं बेसिकली बैक एंड शोल्डर्स को एक साथ ट्रेन नहीं करता, मैं बेसिकली बैक एंड बाइसेप्स को ट्रेन करता हूँ। बट इन लास्ट डे जब मैंने शोल्डर्स ट्रेन करे थे, मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मैं सायन भैया के साथ शोल्डर्स ट्रेन करे थे। एंड सायन भैया बेसिकली बहुत ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करता है हर एक वर्कआउट में। तो क्योंकि मैं सायन भैया के साथ लगाए थे, तो मेरा 2 शोल्डर डेज पे जितना वॉल्यूम के साथ मैं वर्कआउट करता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक शोल्डर के सेशन में कर लिया था। मतलब मैं ऑलमोस्ट शोल्डर के 10 से 12 सेट करता हूँ, तो उस दिन मैंने 20 से 22 सेट्स परफॉर्म कर लिए थे, ठीक है टोटल। हाँ, तो मतलब मेरा 2 वीक का वॉल्यूम एक बार में हो गया था, तो मेरा शोल्डर अगले डे तक रिकवर ही नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा सोरनेस था, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने इस हफ्ते अपने वीक का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज करे है। मैंने बेसिकली चेस्ट करे थे, बट चेस्ट के साथ मैं ट्राइसेप करता हूँ, वो मैंने ट्राइसेप नहीं करे थे। और बैक के साथ मैं बाइसेप्स करता हूँ, तो मैंने बैक के साथ आज जैसे बैक के साथ बाइसेप्स होता, तो मैंने बाइसेप्स बैक के साथ नहीं करे और चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स नहीं करे, तो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स अलग रह गया। तो कल मैंने अलग से एक आर्म डे लगाया था बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के ऊपर, तो कल आर्म डे हो चुका है। चेस्ट हो गया, लेग उसके पहले मैंने मार चुका था, चेस्ट मैंने अलग मारा पूरा, लाइक सिर्फ चेस्ट ट्रेन करे थे, ट्राइसेप्स बचे थे, और फिर आर्म्स डे मार लिया, तो हो गया बाइसेप्स ट्राइसेप्स खत्म। और बैक के साथ जो बाइसेप्स था उसको तो पहले ही मार चुका हूँ, बस एक दिन थोड़ा सा शोल्डर्स मेरा पीछे आए, ताकि मैं थोड़ा सा और शोल्डर्स को अच्छे से रिकवर कर पाऊँ। तो आज हम करेंगे बैक एंड शोल्डर। बैक के लिए बेसिकली 2 एक्सरसाइज मारेंगे। हाँ देखते हैं, लेट पुल डाउन रहेगा और एक सीटेड रोइंग रहेगा शायद, या फिर कोई भी हॉरिजॉन्टल पुल लगाएंगे उसके साथ। फिर हम शोल्डर्स का भी 2 मूवमेंट लगाएंगे, एक प्रेस के 3 सेट, और लैटरल रेस के 3 सेट, और उसके साथ हमारा रहेगा रेयर डेल्ट एंड ट्रैप्स। तो मतलब पूरा जो वी टेपर वाला वी शेप बनाने के लिए जो डेवलप करने वाला जो होता है, पूरा डिमांड बैक, पूरा फुल डिमांड बैक वर्कआउट रहेगा आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट बैक से करूँ या फिर शोल्डर से करूँ, बिकॉज आइडिया नहीं आ रहा है कौन सा स्टार्ट करूँ, कौन सी चीज़ से। देखता हूँ किससे स्टार्ट करता हूँ, पहले वार्म अप करता हूँ। वी डिसाइड कि हम पहले शोल्डर्स करेंगे, उसके बाद हम बैक करेंगे। शोल्डर का प्रेस मूवमेंट पहले करेंगे, डंबल प्रेस, उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे 1 हैंड लेट पुल डाउन, उसके बाद फिर करेंगे लैटरल रेस, उसके बाद करेंगे सीटेड रोज। मतलब कि एक सेट शोल्डर्स के और एक सेट बैक के, ऐसे करके हम लोग करेंगे, बिकॉज पूरा शोल्डर्स ट्रेन कर लेंगे, उसके बाद बैक का एनर्जी नहीं रहेगा, और पूरा बैक ट्रेन कर लेंगे उसके बाद शोल्डर्स का एनर्जी नहीं रहेगा, बिकॉज इसलिए हम दोनों को
एक सेट करके परफॉर्म करेंगे। 20 kg का डंबल लास्ट टाइम शायद हमने 14 रेप्स के लिए मारे थे, इस बार हमारा टारगेट रहेगा 15 रेप्स। तो देखते हैं, बीट करना है 15 रेप्स तक, बिकॉज हर एक दिन जब आप अपने वर्कआउट को ट्रैक करते हो तभी जाके आपका प्रोग्रेस बनता है, बिकॉज प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू गेन मसल्स। लेट्स गो। लास्ट वन। ओह माय गॉड, 15 रेप्स नहीं गए, 14.5 रेप्स गए, जो कि लास्ट टाइम गए थे, मतलब लास्ट वर्कआउट सीजन में 14.5 ही गए थे, एंड इस बार भी 14.5 ही गए। पर कोई नहीं, जब वेट बढ़ता है तब आपका प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत माइक्रो प्रोग्रेस होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए। तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में ज़रूर से 15 रेप्स के लिए जाएंगे, एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस ट्रैक करते हुए हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। लेट्स गो। तो भाई अब हम मार रहे हैं 1 हैंड लेग पुल डाउन। One more. Push. तो जो भी लोग बल्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा टिप्स है कि जैसे आप अपने वेट को या फिर प्रोग्रेस को जिम के अंदर ट्रैक करके आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, वैसे ही अपने डाइट के अंदर हर 1 से 1.5 महीने के अंदर, अगर मानो कि आप 300 कैलोरीज का सरप्लस में खा रहे हो, तो हर 1 से 1.5 महीना या फिर 2 महीने के बाद आप 100 कैलोरी का सरप्लस और बढ़ा देना। लाइक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने डाइट पर भी आपको प्रोग्रेस करना है धीरे धीरे। अगर आप अभी 400 ग्राम कुक राइस खाते हो तो उसको आप 450 ग्राम कुक राइस कर सकते हो, और धीरे धीरे 2-3 महीने बाद, अगर 4 महीने बाद आपका कंटिन्यू 4 महीना से बल्क चल रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा डाइट बढ़ाओ, 150 कैलोरी, 200 कैलोरी और 250 कैलोरी और ज़्यादा सरप्लस करो। बिकॉज जब आप बल्क करते हो तब आपका वेट इंक्रीज होता है, और वेट इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी होता है वो भी बढ़ता है। तो इंडिविजुअली अगर आप हर 1 महीने के बाद 150, 200 या फिर हर 1 महीने के बाद 100 कैलोरीज भी सरप्लस एक्स्ट्रा करोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका बल्क एक जगह पे अटकेगा नहीं। बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि भाई मैं बल्क कर रहा हूँ, 2 महीने मेरा वेट गेन हुआ, उसके बाद स्टॉप हो गया। वो इस रीज़न से होता है कि एक टाइम के बाद मेंटेनेंस कैलोरी भी बढ़ता है, तो उस कैलोरी से आपको नहीं होता और एक्स्ट्रा कैलोरी आपको लेना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इस टाइम पे आपका बल्क में वो हेल्प कर सकता है। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा कि भाई ये जो डाइट है, क्या मुझे हर एक चीज़ को ट्रैक करके ही लेना है, या फिर हर एक चीज़ को मेजरमेंट के साथ ही अपने डाइट को मेंटेन करना है, या फिर नॉर्मली मैं खा के अच्छा बॉडी बना सकता हूँ। देखो, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। देखो, जैसे कि अगर आप जिम में आकर ट्रेन करते हो तो आप अपने ट्रेन को जैसे ट्रैक करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैंने 25 के साथ 8 रेप्स निकाले, तो इस चीज़ को आप ट्रैक तो करते हो कि नेक्स्ट वर्कआउट सेशन में मुझे 9 रेप्स बीट करना है। तो ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों को पता चलता है कि मेरा वेट में प्रोग्रेस हो रहा है। दैट्स मीन मैं इनडायरेक्टली
मसल्स को बिल्ड कर रहा हूँ, ये हम लोग को एक दिमाग में पता रहता है, ठीक है। तो ये कंफर्म होता है कि हम लोग एक्चुअली मसल्स बिल्ड कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप नॉर्मल खाते हो तो उसको अगर मेजरमेंट या फिर ट्रैक करके खाते हो तो आपको पता रहता है कि हाँ मैं सरप्लस में हूँ। तो आप वेट अगर आपका मेजर भी नहीं करते हो तो आपका ये माइंड में हमेशा ये कंफर्मेशन रहेगा, आपके पास वो डेटा रहेगा, डाटा रहेगा कि आप एक्चुअली भाई वेट गेन कर ही रहे हो, बिकॉज सरप्लस मीन वेट गेन आप करोगे ही। तो ये एक कंफर्मेशन होता है, ठीक है। अब और मानो कि कोई बंदा जिम में आके वेट को लाइक प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर रहा है, पर वो वेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है उसका, पर उसको वो पता नहीं है। तो क्या वो बंदा मसल बिल्ड नहीं करेगा? करेगा, पर उसको वो चीज़ कंफर्मेशन नहीं है, उसको वो चीज़ पता नहीं है, उसके पास कोई खास गोल नहीं है कि कल मैंने 8 रेप्स के लिए मारे थे, आज मुझे 9 रेप्स के लिए मारे थे, आज मुझे 9 रेप्स के लिए मारना होगा। उसके पास ये गोल नहीं है। और ये गोल आपके अंदर जितना होगा आप उतना जल्दी उस चीज को बीट करने का कोशिश करोगे, एंड उतने जल्दी आप लाइक इनडायरेक्टली गेन करोगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करोगे, एंड उतने जल्दी आप मसल्स भी बिल्ड करोगे। तो वैसे ही अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो अपने डाइट को तब भी आप गेन करोगे, मसल्स गेन दोनों चीजों में करोगे। पर आपको अगर ट्रैकिंग रहेगा कि हाँ मैं हर रोज 300 कैलोरी के सरप्लस में हूँ तो आपको ये पता चलेगा। पर अदरवाइज जब कोई बंदा ट्रैकिंग पे नहीं होता, उसका होता है कि कभी वो बंदा 300 कैलोरी का सरप्लस में है, कभी 500 का है, कभी डेफिसिट में चल जाता है। इसकी वजह से उन लोगों को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स हर एक गेम में। तो हर रोज अगर आप 300 कैलोरी के सरप्लस में कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है एंड ज्यादा बेनिफिट करते हैं। हाँ, विदाउट ट्रैकिंग में भी आप कर सकते हो। बहुत कोई एग्जांपल्स है जो कि विदाउट ट्रैकिंग अच्छा फिजिक लेके घूम रहे हैं। बट अगर आपका गोल है सीरियसली मसल बिल्डिंग एट, जितना फास्ट हो सके आप अपने प्रोग्रेस को फास्ट करोगे, या फिर आपके पास एक गोल है कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना है, तो भाई ऑब्वियसली अपने डाइट को ट्रैक करो, वर्कआउट को ट्रैक करो। इससे आप दूसरे बंदे जो हर एक चीज को ट्रैक नहीं कर रहे हो उससे एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक रहोगे। सो ऑलवेज ट्रैक योर डाइट एंड ट्रैक योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ओवरलोड करो, ठीक है, मसल्स ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। एंड इंडिविजुअली अगर आप बल्क पे हो या फिर कट पे हो, वो ट्रैकिंग के साथ करो, वो ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव होता है। दैट्स इट। लैटरल रेस मशीन के साथ लैटरल रेस करेंगे। लेट्स गो। Three more. तो अब उस टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक के बारे में मैं एकदम वीडियो को स्टार्टिंग में बात कर रहा था, कि मुझे जब भी ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट जोन के अंदर जा रहा हूँ तब मैं वहाँ से निकलने का पूरा कोशिश करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहता हूँ, मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहता हूँ, हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो बड़े बड़े क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या फिर सक्सेसफुल मैन को देख के ये सोचते होंगे कि भाई ये बंदा तो हर टाइम शायद डिसिप्लिन में रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करता है, स्ट्रगल करता है ऑल टाइम। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एक सक्सेसफुल इंसान है या फिर बड़े क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। उनका भी लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है, कभी वो डिमोटिवेट होते हैं, कभी मोटिवेट होते हैं, या फिर कभी हर टाइम भाई डिसिप्लिन में वो लोग भी नहीं रह पाते हैं। बट हाँ, एक चीज़ जो नॉर्मल पर्सन और उन सक्सेसफुल या फिर क्रिएटर्स में से होता है वो है, जब एक नॉर्मल बंदा कंफर्ट जोन में जाता है तब उसको वो रियलाइज़ नहीं होता कि वो कंफर्ट जोन में गया है, या फिर वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कोशिश ही नहीं करता है। वहीं पर एक क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या फिर जो बंदा डिसिप्लिन के अंदर है, वो बंदा जब कंफर्ट जोन में चला जाता है वो उस चीज़ को बहुत ही जल्दी रियलाइज़ कर लेता है एंड उस चीज़ से बहुत ही जल्दी निकलने का कोशिश करता है। यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन एंड एक डिसिप्लिन पर्सन के अंदर डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही हैबिट एक डिसिप्लिन पर्सन को एक सक्सेसफुल पर्सन में कन्वर्ट करता है।
Two more. Last. Push. क्या क्रेजी फील आया भाई।